नमस्कार दोस्तों, द करियर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला चला रहे हैं, उम्मीद है कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए ये श्रृंखला आपकी तैयारी में बेहतर साबित होगी। ठीक है, ये आज 5वां है। चलिए देखते हैं। ठीक, Who among the following had predicted before Newton that all objects are attracted towards the earth? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण कोई पदार्थ या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर आकर्षित होने को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। की ओर आकर्षित होने को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। हाँ, ये पदार्थ है। ठीक, पदार्थ को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और आप जानते हैं कि सर्वविदित है कि जो न्यूटन है, न्यूटन जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज, इनको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? न्यूटन। और आप एक कहानी सुने होंगे कि एक किसी पेड़ के पास बैठ करके सेब खा रहे थे और ऊपर से सेब गिरा। ठीक, तो ये सोचने लगे कि ये सेब गिरा तो ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक, नीचे ही क्यों आया। तो इनको मतलब वहीं से इन्होंने सोचा कि नहीं, पृथ्वी के अंदर तो एक ऐसी कोई शक्ति है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। अब यहीं पे सेब मान लीजिए भारत में भी होता है, भारतीयों के पास भी सेब गिरा होगा, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि इसको खाएं कैसे, धोकर खाएं कि ऐसे ही खा लें, है ना। जबकि न्यूटन महाशय क्या किए? गुरुत्वाकर्षण एक नियम दे दिए। लेकिन गुरुत्वाकर्षण से भी पहले ब्रह्मगुप्त नामक एक खगोल शास्त्री थे। गुप्तोत्तर काल से संबंधित है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने बताया था, क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, अर्थात पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। सही से परिभाषित नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने उनसे पहले ही बताया था। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत, उसमें इन्होंने बताया हुआ है, ब्रह्म सिद्धांत में। ठीक है, आर्यभट्ट जानते ही हैं, शून्य के खोजकर्ता भी इनको कहा जाता है। शून्य के खोजकर्ता कौन है? आर्यभट्ट हैं। या शून्य के महत्व को बताने वाले कौन है? आर्यभट्ट हैं। ठीक है, बुद्धगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं। गुप्त वंश के अंतिम शासक है कौन? बुद्धगुप्त, अंतिम शासक। ठीक है, और वराहमिहिर क्या है? एक खगोल शास्त्री है। क्या है? खगोल शास्त्री भी है, और क्या है? गणितज्ञ भी है। खगोल शास्त्री, पंच सिद्धांतिका इनकी पुस्तक है वराहमिहिर की। तो ये आपका जो उत्तर है सी है। कौन सा? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, देखिए न्यूटन ने यह भी बताया कि केवल एक पदार्थ से नहीं, बल्कि पृथ्वी की ही नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड की जितने भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को जो है आकर्षित करती हैं। चाहे वो चंद्रमा पे हो, चाहे अंतरिक्ष में कहीं पर भी हो, एक दूसरे, जैसे आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी की कक्षा से जब बाहर निकल जाता है तो पृथ्वी की कक्षा में फिर से वापस, यदि किसी सैटेलाइट को जब हम भेजते हैं तो अगर पृथ्वी की कक्षा से वो बाहर निकल गया तो फिर वो पृथ्वी की कक्षा में वापस नहीं आता है। अर्थात कहने का मतलब है
कि वो किसी दूसरे की शक्ति के प्रभाव में आ गया है और वो जो है उसकी कक्षा में विचरण करने लगता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की ओर जो आकर्षित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, नीला थोथा क्या है, व्हाट इज ब्लू बेट्रल। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। देखिए नीला थोथा बेसिकली, नीला थोथा कॉपर और सल्फेट से बना यौगिक होता है, कॉपर और सल्फेट से बना यौगिक है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O, इसका फार्मूला होता है। तो कॉपर सल्फेट। अब बात रही कॉपर सल्फेट का प्रयोग कहां कहां पे होता है, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग देखिए कृषि में होता है, कृषि में दवाओं के रूप में जानते हैं ना, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। थोड़े सूक्ष्म मात्रा में चाहिए लेकिन कॉपर चाहिए फसलों के लिए। ठीक है, और इसके अलावा पशु चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है। पशु चिकित्सा वस्त्रों की रंगाई के लिए भी प्रयोग में आता है, वस्त्रों की रंगाई में भी प्रयोग में आता है क्या, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, द ऑर्गन अफेक्टेड बाई मलेरिया इज, है ना, हृदय, फेफड़े, गुर्दा या प्लीहा, तिल्ली, जिसको बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, पहली बात तो मलेरिया आप जानते हैं मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। खून कौन चूसता है, खून मादा चूसती है ना। नर मच्छर कभी भी खून नहीं चूसता है या उस मात्रा में नहीं चूसता है। खून चूसने का काम, काटने का काम मादा करती है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ से होता है। जब भी आए कि मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है भाई, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, उसमें बहुत सारे आते हैं ना, विषाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ आपको चिन्ह में लगाना है, उत्तर देना है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, अब मलेरिया प्रभावित किसको करता है, प्लीहा को करता है। किसे करता है, प्लीहा को मलेरिया प्रभावित करता है। और इसके इलाज के लिए जो प्रयोग में आता है क्लोरोक्विन इसकी प्रसिद्ध दवा है, क्लोरोक्विन। और इसकी दवा बनती कैसे है, सिनकोना के छाल से कुनैन बनता है, कुनैन निकलता है, कुनैन बनाया जाता है, कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। सिनकोना एक पेड़ है, उसके छाल से बनाई जाती है। ठीक है, तो मलेरिया किसके काटने से होता है, मादा एनीफिलीज के काटने से होता है। कौन सा रोग है, प्रोटोजोआ है। कौन सा अंग प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है। और कुनैन किससे प्राप्त होता है, सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर चलिए, पायरिया किस फसल का कीट है, पायरिया इज द पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। पायरिया देखिए दांतों में भी पायरिया होता है, लेकिन वो दांतों वाली पायरिया नहीं है, यहाँ पे फसल में भी पायरिया होता है। और ये होता है गन्ने में। इसमें होता है, गन्ने में होता है पायरिया। बेसिकली इसे गन्ना पर्ण फुदकी भी कहते हैं, गन्ना पर्ण फुदकी एक प्रकार का छोटा पतंगा होता है। क्या होता है,
पतंगा होता है जो गन्ने की पत्तियों और उसके जो तना होता है, तने का क्या करता है, रस चूसता है, रस को चूसता है, गन्ने के रस को चूस जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, है ना, और गन्ना सूखने लगता है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, गन्ने की जो है वृद्धि क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, गन्ने की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, किसकी, गन्ने की। तो ये गन्ने में होने वाला जो है रोग है क्या, पायरिया। ठीक है, पायरिया। चलिए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। किस पर आधारित होता है? देखिए, मानव समाज की विलक्षण शक्ति क्या है, मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है, क्या है, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी। और क्या चीज है, सांस्कृतिक रूप से विलक्षण है। तो इस कौन सा उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। देखिए, हम किसी भी अन्य जानवरों से भिन्न क्यों हैं, अन्य प्राणियों से भिन्न क्यों हैं, क्योंकि हम में सांस्कृतिक समझ है, अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपने कल्चर को, हमारा एक कल्चर हमने अपना बना रखा है कि फल ये काम होना चाहिए, इस चीज के लिए, फले फले काम के लिए फला फला कार्य होना चाहिए। ठीक है, एक संस्कृति होती है। जैसे आप समझिए कि बच्चा पैदा होता है, उसके लिए भी बहुत सारी संस्कृति है, अन्य अन्य लोगों की में अन्य अन्य तरह से उसका जो है उत्सव मनाया जाता है ना। तो ये क्या है कि मानव विलक्षण इसीलिए है क्योंकि हम संस्कृति पर, सांस्कृतिक तौर पे जो है अलग हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था भी है, धर्म का तो मान लीजिए, धर्म होने से तो हम अलग नहीं हो जाते हैं। विज्ञान की समझ भी हम में है, लेकिन विज्ञान कई प्राणियों को भी मालूम होता है, साइंस का प्रयोग वो लोग कर लेते हैं। लेकिन मुख्यतया पूछा गया है, आश्रित तो इन सब पे है, लेकिन मुख्य रूप से अलग जो होता है, विलक्षणता उसकी जो प्रकट होती है, वो कल्चर से प्रकट होती है, उसके संस्कृति से अलग होती है। ठीक है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, उत्पादन के 50% बहुत हो गया ना। किस शासक ने? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये चार हैं ऑप्शन, चार के चारों दिल्ली सल्तनत के हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 1206 से 1526 तक का इतिहास रहा है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से? पहला कौन सा था? पहला था गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा था खिलजी, फिर कौन? तुगलक, फिर सैयद, और लास्ट में कौन? लोधी वंश। ये 5 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, तो 1206 से 1526 तक। अब देखिए, बलबन गुलाम वंश का शासक है, बलबन गुलाम वंश का है। ठीक है, इसने जो है सिजदा और पैबोस नामक 2 प्रथा, सिजदा और पैबोस नामक 2 प्रथा, और इसे कहा जाता है रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला भी शासक कौन था? बलबन था। सिजदा और पैबोस क्या होता है? झुककर सलाम करना और फिर दंडवत होकर के सलाम करना, 2 चीजें थी। तो इसने जो है इस प्रथा को शुरुआत किया था। किसने? बलबन ने। इसका उत्तर किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि भूमि कर का? तो इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी है। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का है, और खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी है।
जलालुद्दीन खिलजी है, इन खिलजी। ठीक, इसके बाद शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर के 1316 तक कौन शासन में रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। ठीक है, इसने, आप जानते हैं कि प्रसिद्ध जो चित्तौड़ चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ कहानी आप जानते हैं, चित्तौड़ की कहानी, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह किसके लिए ये गया था? पद्मिनी के लिए। पद्मिनी, रानी पद्मिनी या पद्मावती, इसकी विशेष जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से मिलती है, पद्मावत से। और यहीं पे एक साथ हजारों महिलाओं के जौहर का भी क्या मिलता है? उदाहरण मिलता है कि महिलाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की दास्तां न स्वीकार करके जौहर कर लिया था, एक साथ अग्नि में जली थी, है ना, उसको जौहर कहते हैं। ठीक, फिर अब देखिए हम आते हैं कर पे। इस कर को खराज कहा गया, भूमि कर को क्या कहा गया? भूमि कर को, भूमि कर को खराज कहा गया, खराज। ठीक है, इसने अन्य भी कर लगाए। इसने जो है घड़ी लगाया, घड़ी। घड़ी एक ऐसा कर था जो घरों और झोपड़ियों पे लगाया जाने वाला था, झोपड़ियों पे लगाया जाने वाला कर था, झोपड़ियों पर। ठीक है, घड़ी इसमें घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था। इसके बाद दूसरा कर था कौन सा? चराई। कौन सा? चराई कर, पशुओं के चरने पर भी इसने कर लेना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और कुछ अच्छी चीजें भी है अलाउद्दीन खिलजी की, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने अपनाई। इसके लिए इसने क्या किया? अच्छा, एक क्या किया कि अपने जो सैनिक थे, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, नगद वेतन देना प्रारंभ किया। अब नगद वेतन दे रहा है, इससे पहले के लोग क्या करते थे कि सैनिकों को कुछ भूमि दे रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, ठीक है, अनाज दे रहे हैं, लेकिन इसने नगद वेतन देने के लिए जो है कहा कि हम नगद वेतन देंगे, सैलरी देंगे आपको। तो अब सैलरी उतना ज्यादा तो होगी नहीं कि उनका पूरा सिस्टम चल पाएगा, इसलिए बाजार में उसने वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारण किया। किनकी आसानी के लिए? सैनिकों की आसानी के लिए इसने क्या किया? बाजार के मूल्यों को निर्धारित कर दिया। ठीक है, और क्या चीज है? इसने जो भूमि कर लेना प्रारंभ किया, वो भूमि की पैमाइश कराया, पहले भूमि की पैमाइश करा करके तब इसने लेना जो है शुरू किया। भूमि की पैमाइश कराया, फिर उस पर कर लेना प्रारंभ किया। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी इसकी और भी चीजें हैं, जैसे इसका एक सेनापति था मलिक गाफूर, मलिक गाफूर, मलिक गाफूर। ठीक है, मलिक गाफूर, ये इसे हजार दिनारा भी कहते हैं। हजार दिनारा किसे कहते हैं? हजार दिनारा। हजार दिनारा इसलिए कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार दे करके खरीदा हुआ था। ठीक है, इसने देवगिरी को लूटा था। किसे लूटा था? देवगिरी को, देवगिरी को इसने लूटा था। दक्षिण में है देवगिरी। दक्षिण विजय के लिए भी किसे याद किया जाता है? मलिक गाफूर को याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक आप जानते हैं, तुगलक वंश का शासक है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है? एक तो मुद्रा जो छपवाया था, तक सिक्के जो इसने छपवाए थे उसके लिए, एक राजधानी परिवर्तन के लिए। ठीक है, राजधानी दो बार इसने परिवर्तित किया ना, दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, तो राजधानी परिवर्तन के लिए। और फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक वंश का शासक है, ये थोड़ा सा उदार शासक इसको बोलते हैं, है ना। इसने बहुत सारी जैसे दीवाने खैरात जैसी चीजों को जो है इसने विकसित किया, रोजगार लोगों को देने का काम किया, नहरें खुदवाई फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा उदारवादी बोलते, शासक भी इसको हम कह लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा, इसका उत्तर कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक, भारत ने
भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास, बंबई, अलीगढ़, कलकत्ता। देखिए आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखकर आपका मन कर रहा होगा कि हम या तो मद्रास कर दें या फिर अलीगढ़ कर दें, क्योंकि मुस्लिमों का इलाका है अलीगढ़, लेकिन है नहीं अलीगढ़। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में, कहां पे? कलकत्ता में स्थापित किया। क्या? कलकत्ता में स्थापित किया प्रथम मदरसा। और यहां पे जो नाजिम बने मुल्ला मुजुद्दीन, मुल्ला मुजुद्दीन कह सकते हैं कि मौलवी जो पढ़ाने वाले प्रथम थे वो कौन थे? मुल्ला मुजुद्दीन। यहां पे अरबी, फारसी और क्या, मुस्लिमों का कानून, मुस्लिमों का कानून पढ़ाया जाता था, कानून पढ़ाया जाता। देखिए अंग्रेज लोग क्या हैं? बड़े चतुर हैं। चतुर किस मामले में है? क्योंकि उनको मालूम है कि मुस्लिमों को मिलाकर रखना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो किसने खुलवाया? 1781 में कलकत्ता में। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसे की स्थापना जो है करवाई। ठीक है, कलकत्ता में। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 1885 में हुई। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस आया। लेकिन इससे कह रहा है कि इससे पूर्व, ठीक है, तो देखिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की, जो कांग्रेस से पहले एक प्रमुख संस्था के रूप में काम कर रही थी। इसने इल्बर्ट बिल का विरोध किया, इल्बर्ट बिल के खिलाफ आंदोलन किया। किसने? इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने। ठीक है, और इसने जमींदारों के बजाय, जमींदारों के बजाय मध्यम वर्ग को प्रधानता दी। किसे? मध्यम वर्ग को प्रधानता दी। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल है इसका उत्तर। यंग बंगाल एसोसिएशन हेनरी डेरेजियो ने, हेनरी डेरेजियो ने इसको स्थापित किया था। ये बहुत युवा शिक्षक थे, प्रोफेसर थे। इनके नेतृत्व में यंग बंगाल एसोसिएशन सोसाइटी बना था। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर, है ना। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें उत्तर है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सुदूर दक्षिणी बिंदु ये कहां पे है? ग्रेट निकोबार पे है। ग्रेट निकोबार पे ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। अब हम आपको पूरा स्थिति बताते हैं, ऐसे खींच लीजिए और इसमें देखिए ये क्या है? उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ये चारों हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि सुदूर दक्षिण में यहां पे आप जानते हैं ना, यहां पे निकोबार है, ग्रेट निकोबार द्वीप है, और यहां पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है क्या? था क्यों? क्योंकि 2004 सुनामी में वो जलमग्न हो गया है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि मुख्य भूमि पर दक्षिण में कौन है, तो मुख्य भूमि पर क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहां पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु
नाडु में। मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु पर है। उत्तर में कौन है? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ये कहां पे है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर, है ना। पश्चिम में गौहर माता, गौहर माता या गिहिर मोती, गिहिर मोती भी इसे बोलते हैं। ये कहां पे है? गुजरात में है, गुजरात में। और पूर्व में किबुत, किबुत कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहां पे केवल पूछा गया है कि सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, लेकिन हमने आपको पूरा बता दिया कि कौन कौन से हैं बिंदु। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है ये, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। गंगा की जलहोर मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? देखिए, पहले तो आप समझिए कि जलहोर मृदा है क्या। जलहोर मृदा, देखिए जलहोर मृदा जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो मलबा होता है, गाद होता है, उससे बनी जो मिट्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं जलहोर मृदा। और यह सबसे क्या होती है? उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलहोर है। ठीक, क्यों है? जलहोर में भी दो पार्ट, कौन से? एक खादर और एक बांगर, खादर और बांगर, है ना। खादर एकदम जो नजदीकी वाला होता है, जो गंगा के मतलब किसी भी नदी के एकदम तटवर्ती वाला, जो हर साल मिट्टी बदलती रहती है, उसको खादर बोलते हैं, जहां पे हर साल बाढ़ का पानी चढ़ जाता है। और बांगर जो कई वर्षों से पानी नहीं चढ़ा है, थोड़ा सा कंकरीला है, उसको बोलते हैं बांगर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पूछा क्या गया है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी है। देखिए, ओल्डहम के अनुसार, ओल्डहम के अनुसार इसकी गहराई 400 से 600 मीटर है। और ग्लेनी के अनुसार, ग्लेनी के अनुसार, ग्लेनी के अनुसार 200 मीटर है। ठीक है, तो यहां 200 मीटर तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो 600 मीटर है। ठीक है, 600 मीटर। ठीक, सॉरी 6000 है वो, 600 बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, 600 मीटर। ठीक, तो हमने बताया कि जलहोर क्या है? जो सब उपजाऊ मिट्टी है जो नदी के गादों द्वारा बहा कर लाई गई है, उसे हम लोग जलहोर मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, मंगल तथा शुक्र पर। देखिए, जो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर पाए जाने वाली गैसें हैं, प्रमुखता से पाए जाने। जैसे मंगल है तो मंगल पे कार्बन ऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन ऑक्साइड, इसलिए लाल सतह है। ठीक है, यूरेनस पर भी मीथेन के अलावा एक दो गैसें और पाई जाती हैं। तो हमारा जो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन कहां पे पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये बताना है कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख रूप से कहां पे पाई जाती है। ठीक, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का
अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसमें उत्तर नहीं है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन हम बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति और क्या? नियम समिति, नियम समिति, संचालन समिति, नियम समिति और रियासत समिति, रियासत समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या हैं? अध्यक्ष भी, स्थायी अध्यक्ष भी हैं संविधान सभा के, है ना। स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, तो इसमें उत्तर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? देखिए, माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, देखिए माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, तंजानिया में, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है माउंट किलिमंजारो की, और माउंट पिनाटुबो की 1460 मीटर ऊंचाई है। और माउंट ताल कोई है ही नहीं, ये कोई भी ज्वालामुखी है ही नहीं माउंट ताल। और माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में है, और इसकी 911 मीटर है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, देखिए आयरलैंड आयरिश संविधान से क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और संसद वाला जो है, ठीक है, संसद वाला जो कार्यक्रम है वो किससे लिया गया है? ये ब्रिटेन से, संसद। ठीक है, और कनाडा के संविधान से संघ शक्ति लिया गया है, संघ शक्ति। और क्या? केंद्र राज्य संबंध भी कनाडा के संविधान से है। तो हमारा क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका की संविधान से लिया गया है। एक पूछता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। और क्या पूछता है? मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य
जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इस सोवियत पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ लिख देते हैं क्योंकि अब तो रूस है। सोवियत संघ का विखंडन हो गया, कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बताते हैं आपको मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको मूल अधिकार कहते हैं। जिसके जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, या जिसके बिना कोई भी व्यक्ति एक गरिमामय पूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। ठीक है, तो वो क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक, भाग 3 में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग में। देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? संसद में है। संसद में भारतीय संविधान की अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि संसद किसी भी राज्य का, नए राज्य को गठित कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य को घटा या बढ़ा सकती है, उसकी सीमा परिवर्तित कर सकती है ना। लेकिन वो जो है राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति को सूचित करना होता है या राष्ट्रपति की सूचना से होता है। इससे पहले जैसे जिस राज्य का मामला है, जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु का मामला है, तो तमिलनाडु की विधान परिषद से, विधानसभा से पूछा जाएगा कि क्या उसे जो है कहा जाएगा कि हम जो है संसद कहेगी कि हम परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो राष्ट्रपति उनके यहां भेजेगा कि आप बताइए, ठीक है, कि क्या करना है, नाम बदलना है, सीमा परिवर्तित करना है, कहां से हो सकता है। अब ये हो सकता है कि राज्य चाहे कि ना हो, या राज्यों का भूमिका उसमें, अगर किसी को बदलना है तो राज्यों की भूमिका उसमें होती है, लेकिन मानना न मानना काम किसका होता है? केंद्र का काम होता है कि उस मानेगी या नहीं मानेगी। तो बहरहाल जो नए राज्य के गठन की शक्ति है वो किसमें है? संसद में है। ठीक है, संसद जो है बनाती है। ठीक, बेंगलुरु में समृद्ध 108 फुट की कांस्य प्रतिमा, जिसका उद्घाटन प्रधान नरेंद्र मोदी ने किया, किसकी स्मृति में बनाई गई है? सरदार पटेल, ऋषभनाथ, नाद प्रभु कोपेगोंडा, मेगादी कोपेगैंडा। ठीक है, 11 नवंबर 2022 को 11 नवंबर 2022 को आपके तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया, जो 108 फुट ऊंची प्रतिमा है। और किसकी है? नाद प्रभु कोपेगैंडा की है। किसकी है? नाद प्रभु कोपेगैंडा की है, जिनको स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से इसको उद्घाटन किया गया। और इसके जो मूर्तिकार हैं वो राम बी सुतार हैं। कौन है? राम बी सुतार हैं। और यही किसके भी हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार थे। किसके? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहां पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? गुजरात में है। और किसकी प्रतिमा है वो? सरदार पटेल की। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो किससे
संबंधित है नाद प्रभु कोपेगेंडा से। ठीक, निम्नलिखित में से भारत की वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी है? 4 ट्रिलियन, 3.7 ट्रिलियन, 5.2 ट्रिलियन, 2.66 ट्रिलियन। देखिए थोड़ा सा डाटा इधर उधर परिवर्तित होता रहता है, इसलिए लगभग कहा गया है कि लगभग कितनी है। ठीक है, वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है वो 3.7 ट्रिलियन है। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, सकल घरेलू उत्पाद, इसी को जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं से जो प्राप्त होता है, ठीक है, जो जिसकी हम गणना करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। और वर्तमान में भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन है। ठीक, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को दक्षिण भारत के द्वार के नाम से जाना जाता है? शाहजहांपुर, शाजापुर, खंडवा, टीडमगढ़, बरहानपुर। ठीक है, देखिए इसका उत्तर है डी, और ये बुरहानपुर है, बुरहानपुर है। ठीक है, इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और शाहजहां ने इसको, मेरे ख्याल से शाहजहां ने इसको बसाया, और ये मुगल काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है। नहीं, शाहजहां का आधिपत्य था, या वो यहाँ का शासक था शाहजहां। ठीक है, बुरहानपुर। ठीक है, तो बुरहानपुर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के द्वार के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? बुरहानपुर को जाना जाता है। ठीक है, फिर क्या है? भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, अहमदाबाद में। उत्तर है मुंबई में, है ना। शेयर मार्केट का मुख्यालय कहाँ पे है? वैसे भी आर्थिक राजधानी कौन सी है भारत की? वो बंबई ही है। तो बंबई में ही शेयर मार्केट का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक, अंतिम प्रश्न, हाल ही में अमेरिका में आग की घटना सामने आई, वह अमेरिका के किस शहर में लगी हुई है? कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, वेनिस, न्यूयॉर्क। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में आग की घटना बहुत तेजी से फैली है। एक घर से लगी आग है और वो पूरे शहर को चपेट में अपने ले ली है। ठीक है, जिसमें पुष्टि यह है कि कई करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। कुछ व्यक्तियों की 25 या 30 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है, कुछ घायल भी हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आग की घटना घटी है वो कहाँ पे है? 7-8 दिन जो है आग की घटना थी, वो कहाँ पे है? लॉस एंजलिस में है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया में नहीं है, वेनिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ये कहाँ पे है? लॉस एंजलिस में है। ठीक है, तो आज के हमारे 20 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए, और उम्मीद है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आपकी तैयारी में यह वीडियो काम आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।